जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन के एनालिसिस को। और ये अभी टॉपिक वाइज प्लस ईयर वाइज दोनों तरीके से चल रहा है। तो टॉपिक वाइज में पॉलिटी और हिस्ट्री खत्म हो रखा है और ईयर वाइज में 2024 का सेट खत्म हो चुका है। अभी 2023 चल रहा है और एक दो तीन लेक्चर के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन है और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 57, 8 या 9 तक खत्म हो चुका था। आज उससे आगे करेंगे। हाँ, पता नहीं कहाँ तक खत्म हो रखा था। हाँ, 64 नंबर तक खत्म हो रखा था। अभी चलते हैं 65 नंबर से और ये बाइलिंगुअल है। तो जो भी बच्चे देख रहे हो लेक्चर को देखो। और ये जितने भी पीडीएफ हैं अभी आगे बता रहा हूँ कि ये एनिमेटेड पीडीएफ जो ये कहाँ पे मिलेंगे ये आगे बता रहा हूँ। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस लेक्चर देखो, ये सारे नोट्स बने बनाए हैं, आपको मिल जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये किसके बारे में बोल रहा है, पी वेव और एस वेव के बारे में। यहाँ से एक बात मैं बता दूं, ये बहुत बार रिपीट है। पी वेव और एस वेव जो है यूपीएससी का आई थिंक फेवरेट टॉपिक हो रखा है। सीएपीएफ सीडीएस बहुत बार रिपीट कर रखा है। तो यहाँ पे ना इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये क्या बोल रहा है, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ एस तरंग से पूर्व पी तरंग अभिलिखित की जाती है। यही बोल रहा है कि पी वेव आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। देखो पी वेव और एस वेव समझने से पहले मैं जिस चीज को समझा रहा हूँ उस चीज को समझो। अगर यहाँ पे मान लो ये धरती है, ठीक है, ऐसा वाला डायग्राम देखे होंगे आप लोग, जो ज्योग्राफी पहली बार या दूसरी बार कभी भी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ऐसा एक डायग्राम रहता है एनसीईआरटी में। ठीक है, मान लो कि ये पृथ्वी है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें पी वेव और एस वेव कैसे जा रहा है। तो यहाँ से मान लो एक वेव को मैंने डाला इसमें, ठीक है, यहाँ से फिर एक वेव को डाला, ये पी वेव है। और यहाँ से इसको भी डाला, ये एस वेव वाला है। मान लो कि धरती के अलग अलग दोनों तरफ से वेव डाल रहे हैं, एक में पी वेव डाल रहे हैं, एक में एस वेव डाल रहे हैं। तो एस वेव वाला जब डालोगे तो एस वेव यहाँ से जाएगा यहाँ तक, यहाँ से जाएगा यहाँ तक, लेकिन एस वेव इस वाले पार्ट में नहीं आएगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये नीचे वाले पार्ट में एस वेव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एस वेव यहाँ पे देखोगे लिक्विड, ठीक है, गैस, इन सब में नहीं चलता है। एस वेव अभी आगे लिखा देंगे वो, ठीक है, पहले इस डायग्राम को समझो। देखो अब पी वेव क्या होता है, पी वेव जैसे यहाँ से डाला तो फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ गया। और पी वेव यहाँ से भी ऐसा घूम के थोड़ा सा इधर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे तो देखो पी वेव का सैडेड रीजन जो है, पी वेव ये जो है आपका, और एस वेव का सैडेड रीजन, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एस वेव का सैडेड रीजन ज़्यादा बड़ा है यहाँ के बाद, और यहाँ के बाद एस वेव कहीं पे देखने के लिए नहीं मिला है। तो एस वेव का सैडेड रीजन ये वाला पार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये सैडेड रीजन वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये सैडेड रीजन का पार्ट क्या है, एस वेव का ज़्यादा है। और पी वेव में देखोगे कम है, यहाँ पे सैडेड रीजन है, यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे वेव आज रखे हैं। तो पी वेव का ये छाया क्षेत्र जिसको बोलते हैं ये कम है और एस वेव का अधिक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो एस वेव है 103 डिग्री के बाद, 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री तक ये दिखता है। ठीक है, ये एस वेव कहाँ से कहाँ तक दिखता है, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक दिखता है तो 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री तक दिखता है। बाकी ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये इसके सैडेड रीजन पार्ट है। ठीक है, और पी वेव को देखोगे तो पी वेव आपके 105 डिग्री, ये 105 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे फिर देखोगे ये 105 डिग्री और बीच में भी ये 150, सॉरी फॉर डैट, ये 105 होगा, ये 105 डिग्री। और यहाँ पे देखो ये 145 डिग्री पे भी ये निकल रहे हैं, फिर ये 145 डिग्री पे। तो पी वेव और एस वेव में पहला अंतर तो यही है कि इसका छाया क्षेत्र किसका बड़ा है। तो पी वेव का छाया क्षेत्र छोटा है, ये क्या है, स्मॉल है, छोटा। एक मिनट, इसका मार्कर का ना साइज थोड़ा पतला कर देते हैं। ये क्या है, छोटा है। और ये इसका छाया क्षेत्र क्या है, बड़ा है। अब एग्जामिनर इसको कैसे घुमा सकता है, अभी इस वाले कथन को देख ही नहीं रहे हैं। अब अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना हो तो वो क्या बना सकता है कि पी वेव का छाया क्षेत्र सैडेड रीजन क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना, पी वेव का सैडेड रीजन क्या है, छोटा है। तो एग्जामिनर यहाँ से थोड़ा सा इसको टिल्ट कर सकता है क्वेश्चन को, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ से एक बात समझो, ये जो बोल रहा है ना कि पी वेव
मतलब भूकंप लेखी, ये सिस्मोग्राफ के बारे में जो बोल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ये पी वेव और एस वेव को कभी एनसीईआरटी में पढ़े होंगे तो यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा छोटा करके मैं लिख देता हूँ, जस्ट वेट। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपका, कोई भी जैसे एग्जाम का वो करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, सीडीएस में भी आएगा ये बहुत। तो इधर पी वेव और इधर एस वेव के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। पी वेव और एस वेव, पीडब्ल्यू से फिजिक्स वाला बन गया क्या, खैर। देखो ये जो है ना पी वेव एस वेव, ये सबसे पहले देखोगे, ये सबसे पहले धरती पे पहुंचता है और ये सबसे क्या होता है, तीव्र होता है, सबसे तेज, फास्टेस्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, फास्टेस्ट है। और यहाँ पे देखोगे ये तीनों माध्यम से, ठीक है, सॉलिड गैस और लिक्विड तीनों में चलता है, मतलब सॉलिड गैस और लिक्विड, ठोस द्रव और गैस लिख दिए हैं, ये तीनों में चलता है। और ये जो है ये एस वेव, पी वेव के तुलना में ये थोड़ा सा क्या होता है, स्लो होता है, स्लो होता है। किसके तुलना में, तो पी वेव के तुलना में स्लो होता है। और ये सिर्फ एस से, देखो एस है तो एस से ऐसे ध्यान रख लो, एस मतलब सॉलिड, मतलब ये सिर्फ सॉलिड में ही चलेगा। लेकिन पी वेव आपका पी एस जी एल, मतलब एस जी एल, सॉलिड गैस लिक्विड तीनों में चलता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जो है ना ये एस वेव, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी तरंग, मतलब सेकेंडरी वेव बोलते हैं, इसलिए इसका नाम एस पड़ा है। और ये प्राइमरी वेव है इसलिए इसका नाम पी पड़ा है, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। और ये अनुप्रस्थ होती है, कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो अगर कभी आ जाए ऐसा कथन कि मतलब ये एस वेव क्या है, अनुप्रस्थ है, तो उधर सही मानना कि ये क्या है, हाँ ये अनुप्रस्थ है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, एक दो चीज और ध्यान रखो, जस्ट वेट, यहाँ पे नीचे कर देते हैं। देखो ये जो है ना आपका पी वेव, पी वेव, यहाँ तो सैडेड रीजन आप देख ही लिए कि सैडेड रीजन किसका ज्यादा बड़ा है, सैडेड रीजन ज्यादा किसका बड़ा है, पी का या एस का। तो यहाँ पे छाया क्षेत्र लिख लोगे, छाया क्षेत्र एस का क्या है, ज्यादा बड़ा है, और पी का छाया क्षेत्र क्या है, छोटा है। क्या चीज, छाया क्षेत्र। सैडेड रीजन की बात कर रहे हैं, छाया क्षेत्र, सैडेड रीजन, रीजन ये बड़ा है किधर, एस में, और पी में क्या है, छोटा है। ये भी पॉइंट हो गया। तो यहाँ से अब पढ़ो ये क्या बोल रहा है, भूकंप लेखी पर एस वेव से पूर्व पी वेव आता है। तो अभी तुरंत मैंने क्या बताया, अभी जस्ट तुरंत बताया हूँ कि पी वेव जो है ये ज़्यादा फास्ट है। अब ज़्यादा जब फास्ट होगा, ज़्यादा फास्ट होगा पी वेव, तभी तो ये जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा ना सिस्मोग्राफ पे। तो ये कथन क्या है, राइट है। अब यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है, और एग्जामिनर ये भी यहाँ पे गलत करा सकता है, ये पूर्व के जगह ये बोल सकता है कि अर्लियर के जगह पे बाद में पहुंच सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है, पी वेव, पी वेव के बारे में बोल रहा है, अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि जबकि एस तरंग कण प्रसार की दिशा के समकोणीय, समकोणीय ऊपर नीचे प्रसार करते हैं। मतलब एस वेव के बारे में बोल रहा है, एस वेव ऐसे एस चलता है, और पी वेव के बारे में बोल रहा है एस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कथन क्या है, राइट है। तो ये दोनों कथन राइट है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 66। ये क्या बोल रहा है, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विथ रेफरेंस टू द कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नन ऑफ देम, ये देखो नन ऑफ देम। अब ऐसा वाला जब भी स्टेटमेंट आता है तो क्या बोलते हैं, इसको ध्यान से थोड़ा सा रेड फ्लैग मानो। फिर यहाँ पे बोल रहा है नन ऑफ देम, दोनों में नन ऑफ देम, नन ऑफ देम आ रहा है। अब यहाँ पे हिंदी में पढ़ोगे वही है, उनमें से किसी में भी, मतलब किसी में भी क्या बोल रहा है, समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। और मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए तो पहले नीचे से पढ़ो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसमें किसी में भी स्वामित्व नहीं है, मतलब जितना भी ये कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पे, कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट है। ये बोल रहा है नन ऑफ देम इज प्राइवेट, मतलब ये प्राइवेट कोई ओन ही नहीं कर रहा है, इसको कोई प्राइवेटली ओन नहीं कर रहा है। तो आप लोग एक बात बताओ, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए नन ऑफ देम वाला, तो मैं क्या बताया हूँ कि हो सकता है, यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में ना कुछ मैं सिखा रहा हूँ, उसको सीखो। कि भारत में ये जो बोल रहा है ना कि कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, फिर यहाँ पे देखो कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, ठीक। मतलब एक भी अगर ऐसा थर्मल पावर प्लांट हुआ, ठीक है, वहाँ पे मान लो ऐसे जैसे थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे जल संकट घोषित हो गया,
तो यहाँ पे बोल रहा है कोई भी जल संकट वाले जिला में स्थापित है ही नहीं, और यहाँ पे पूछ रहा है ये सही कौन से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एबव द करेक्ट पूछ रहा है। तो ये सब के सब गलत है, ठीक है, ये सब के सब, क्योंकि इसमें किसी में भी सी वाटर समुद्र जल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब एक गिलास भी अगर समुद्र जल का प्रयोग हो गया होगा यहाँ पे, तो एग्जामिनर इसको, मतलब यहाँ पे ये कथन ही गलत हो जाएगा एग्जामिनर के अनुसार। और फिर ये क्या बोल रहा है, कोई भी संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। मतलब एग्जामिनर ने भारत के हर स्टेट में गया, हर जिले में गया और देखा कि यहाँ पे पानी का कोई संकट नहीं है और तभी थर्मल पावर प्लांट स्थित है। ऐसा भी नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। ये भी, ये जो बोल रहा है ना वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट वाले, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे जो, ये भी गलत है, ये जो बोल रहा है कोई भी स्वामित्व में, मतलब प्राइवेट ओन कंपनी से ये नहीं चल, ये भी गलत है। तीन, नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और कैसे इसको सही किए, अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि इसमें देखे कि एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रही है। क्या कर रही है, एक्सट्रीम कंडीशन सॉरी फॉर डैट, बीच में खांसी हो रहा है। ये एक्सट्रीम कंडीशन की ओर लेके जा रहा है, इसलिए मैंने इन तीनों कथन को क्या किया, गलत किया और आगे बढ़ा। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो ये बोल रहा है बोलवाचिया मेथड के बारे में, ठीक है, यहाँ पे पढ़ोगे बोलवाचिया मेथड, और ये करंट अफेयर में था उस टाइम बहुत ज़्यादा। अब ये जो बोल रहा है समथिंग, अच्छा एक बात बताओ, ये शायद एक बार ना CAPF में पूछा गया है, पिछली वीडियो जो करवा रखे थे वहाँ पे था ना ये, आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे ये मिला था बोलवाचिया मेथड, और उसके बाद डायरेक्ट ये फिर UPSC CSE में देखने के लिए मिला। तो ये जो है बोलवाचिया पद्धति का क्या बोल रहा है, कभी कभी निम्नलिखित में से एक संदर्भ में उल्लेख होता है। कौन से संदर्भ में उल्लेख होता है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये मच्छर से होने वाले विषाणु रोग को, विषाणु रोग के प्रसार को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब ये कंट्रोलिंग कर रहा है क्या, वायरल डिजीज, ठीक है, स्प्रेड किसके द्वारा, मॉस्क्यूटोज के द्वारा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। ये क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी के बारे में बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव एक्टिविटी आर ओवन द कंसीडर। अच्छा एक बात बताओ, जब भी ऐसा आपका ऑप्शन आ जाए, एलिमिनेशन लगे ही ना, तो थोड़ा सा ना क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ABCD आता है कहीं पे, और आपको एक भी पता हो तो आप कट कर सकते हो। तो 2023 में ना पेपर हार्ड होने का एक रीजन ये भी था। अब यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए और बड़े पैमाने पे बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सॉल्ट खेत में बिछाना, ठीक है। और ये पूछ किसके लिए रहा है, उपयुक्त में से कितनी कितनी कार्बन अभिग्रहण ये बोल रहा है कार्बन कैप्चर के बारे में। अगर यहाँ पे थोड़ा भी हिंदी में प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश तुरंत देख लो। और यहाँ पे देखोगे, और विभक्तिकरण मतलब सिक्वेस्ट्रेशन, यहाँ पे देखो ये कैसा कलिष्ठ नाम दे रखा है, सिक्वेस्ट्रेशन के लिए ये विचार में लाया जाता है। तो देखो ये जो है ना, इसको कैसे कैसे विचार में लाया जाता है, तो आप लोग अगर पढ़े हो कि जैसे ये खेत, ठीक है, अब यहाँ पे जो गांव से हो वो थोड़ा थोड़ा देखते होंगे, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये डायरेक्ट आपका रिपीट है। कहाँ से रिपीट है, देखो ये 2017 का जब CSE का करोगे, 2017 का CSE करोगे, ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्ट इस वाले कथन को क्या किया है, रिपीट किया है। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसलिए बोलता हूँ PYQ करो, PYQ अगर करोगे तो आपको एक कथन तो ये तो पता हो गया होगा, क्योंकि ये पहले रिपीट कर ही रखा है। तो ये किसान करते क्या है गांव में, खेत में, कि देखोगे वो बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, बेसाल्ट सेल और ये चूना वगैरह छींटते हैं ना खेत में, छाड़ मिला के ये चूना मिलाकर बोलते हैं। तो जो गाँव से होंगे उनको पता होगा कि क्या करते हैं, कि यहाँ जो बोल रहा है चूना मिलाकर महासागर की क्षारीयता बढ़ाना। तो ये भी राइट है, ठीक है, ये क्या है, ये राइट है। और ये बोल रहा है बड़े पैमाने पे बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल खेत में बिछाना, तो ये भी राइट है। और ये देखोगे कि विभिन्न उद्योग, तो ये पूछा गया है, ये PYQ रिपीट है 2017 में जब करोगे, 2017 का CSE करेंगे तो वहाँ पे इस वाले कथन को और विस्तार से देखेंगे। तो ऑल थ्री इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन C हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरियल मेटाजीनोमिक्स, ठीक है, एरियल मेटाजीनोमिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ो। ये क्या बोल रहा है, एरियल मेटाजीनोमिक्स के बारे में, बेस्ट रेफर टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब यहाँ पे कुछ कुछ चार ऑप्शन दे रखे हैं,
और यहाँ पे बोल रहा है ऐसा कोई एक सिचुएशन बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे देखोगे एरियल, एरियल से कुछ ऐसा साउंड आ रहा है क्या एड वगैरह का? हालांकि इतना एग्जाम में बैठने के टाइम दिमाग में नहीं आता, आई नो दैट वेरी वेल, बट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन पे ना दिमाग लगाओगे तो मे भी कर ले जाओगे। और अगर जिसको ये ऐसा समझ में नहीं आए तो छोड़ देना है ऐसा क्वेश्चन के कलिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो साइंस टेक्नोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, इस बात को ध्यान से सुनो। पहला नंबर तो उसको हिंदी में पढ़ो मत, उसको कोशिश करो इंग्लिश में पढ़ने का। और दूसरा, साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन अधिकतर देखोगे कि आपका करंट अफेयर बेस्ड होता है, ठीक है। तो करंट अफेयर जब पढ़ते हो तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, जैसे कि आपका डीएनए आरएनए वगैरह आया, तो उसको एक अलग कॉपी में नोट डाउन करते चलो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको पेपर के टाइम पे जब रिवीजन करोगे साइंस टेक को, तो ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो और यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया था ना एरियल मेटाजिनोमिक्स का, ठीक है। तो ये आप हालांकि इसको मैं पहले बताया कि एरियल मतलब ये हवा के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ये वाला, जिसमें कि वायु से संबंधित ऐसा कुछ बोल्ड है, ठीक है। हालांकि इस वाले कथन को भी जब आप पढ़ोगे, ये बोल रहे हैं किसी पर्यावास में पक्षी की जातियों की अनुवांशिक रचना, फिर क्या बोल रहे हैं गतिशील प्राणियों में रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए वायु वाहित युक्तियों का प्रयोग यूजिंग एयरबॉर्न, ठीक है, डिवाइस कलेक्ट बोल रहा है ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। फिर यहाँ पे देखोगे ये बोल रहा है सेंडिंग ड्रोन्स कहाँ पे, ये बोल रहा है भूमिगत। और ये वाला जो कथन है आपका, ये कथन ये कथन आपका रिपीटेड है। अब बोलोगे कहाँ रिपीट है, तो जब अभी सीएससी का करोगे ना 2020, यूपीएससी सीएससी जब अभी 2020 करोगे, तो ये वाला कथन फिर से मिलेगा वहाँ भी, ये भूमिगत और जल निकाय के पादप एवं जंतु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्र में ड्रोन भेजना, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो कथन है, ये तो रिपीट कर दिया यूपीएससी ने 2020 से, और ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, एरियल मेटाजोनोमिक्स के बारे में, तो ये राइट है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर लो, तो ये जो है एरियल मेटाजिनोमिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता क्या है, ये क्या करता है, ये स्टडी करता है किसका, स्टडी करता है जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल, ठीक है। प्रेम वो देखोगे कि आप सबसे ज़्यादा ये डीएनए डीएनए, ठीक है, कलेक्ट करता है, कलेक्टेड फ्रॉम द एयर, फ्रॉम एयरबोर्न पार्टिकल और एरोसोल, एयरबोर्न पार्टिकल पार्टिकल और एरोसोल से, कहाँ से, एरोसोल से। अब आगे कभी अगर एरोसोल्स के बारे में आ जाए तो ये एरोसोल्स से भी क्या करता है, ये पार्टिकल डीएनए को कलेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा हमने वैल्यू एडिशन कर लिया, और इस वाले क्वेश्चन से ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इस टाइप के, ये करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, और इसके पीछे माथा खराब नहीं करना है। और देखो अगर जो भी बच्चे ये जितने भी चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर ये सब पूरा पीडीएफ किसी को चाहिए डायरेक्ट रिवीजन करने के पर्पज से, अब खुद से कितना नोट बनाओगे, तो उसके लिए क्या करो, ये आपका ये प्राइवेट ग्रुप है एक, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिनिमम फी में लाइफ टाइम के लिए आपको, जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसका पूरा यहाँ पे व्याख्या मिल जाएगा, ठीक है, और फिगर वगैरह बना के आराम से आप इसको रिवीजन के तौर पे डायरेक्ट रख सकते हो, लेक्चर देखो और फिर डायरेक्ट पीडीएफ से रिवीजन करो। और जिसको भी ये पीडीएफ और ये ग्रुप में ऐड होना होगा, ये पीडीएफ का ही ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज कर देना, उसको ऐड कर दिया जाएगा इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा शुरू से लेके लास्ट तक। हर लेक्चर जो भी लेक्चर हो रहा है ना, हर लेक्चर के बाद यहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाता है, और ऐसा पीडीएफ होगा यहाँ पे क्वेश्चंस हैं पूरा, और यहाँ पे पूरा इसका व्याख्या है। जैसे पढ़ोगे लेक्चर देखोगे तो रिवीजन करते जाओगे, इधर जो ये आपके शॉर्ट नोट है, और जल्दी जल्दी से आप यूपीएससी के जितने पीवाईक्यू उसको ख़त्म कर लोगे। और आई थिंक इससे इससे ज़्यादा में तो आपका यूपीएससी के पीवाईक्यू का बुक ही आता होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा प्राइस में, इतने कम प्राइस में आपको टोटल यूपीएससी के पीवाईक्यू मिलेंगे। तो देख लेना, जिसको अच्छा लगे ग्रुप ऐड हो जाना, ज्वाइन हो जाना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, ये क्या बोल रहा है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस विच ऑन द
फॉलोइंग। अच्छा एक बात बताओ, जब भी ऐसा स्टेटमेंट है, ये सब मैंने क्या बता रहा हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो करंट अफेयर को जो पढ़ते हो ना थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाते हैं। और यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में, ठीक है, हिंदी में पढ़ोगे तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस मामले में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका यूज बोल रहा है, कौन से केस में इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पढ़ो इसको, स्टडिंग द इवोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे बोल रहा है, ये स्पीसीज का फौना, स्पीसीज ऑफ फौना और वेरियस स्पीसीज के बारे में, ये कि इसका विकास से संबंधित है, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास पर संबंधों का अध्ययन है, ये राइट है, ठीक है, स्टडिंग ऑफ द ऑल नर्सरी। आज पता नहीं कितना खांसी हो रहा है, सॉरी फॉर डैट, बीच बीच में ना बार बार डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स एमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना, तो ये क्या है, ये राइट है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे देखो, ये स्टेम सेल्स जो है ये टोटीपोटेंट से संबंधित है, आगे जब पढ़ोगे, ठीक है, तो टोटीपोटेंट सेल्स संबंधित है, तो आगे अभी आएगा क्वेश्चन, और सीडीएस में ऐसा है ये स्टेम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वहाँ पे देखेंगे इसको और बेटर तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो है इसके बारे में जान लो, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर देते हैं इसमें, ज़्यादा तो और कुछ है नहीं, जहाँ पे ज़्यादा होता है ना वो मैं खुद बता देता हूँ खोज के, आप लोग टेंशन मत लो किसी भी चीज़ का कि कैसे होगा। ये ऊपर कैसे चला गया, ये बीच बीच में ना ये ऊपर भी चला जाता है, ये देखो, ये प्रभु, ये अपने आप ये कट भी नहीं रहा है, आई डोंट नो, ये डिलीट ही नहीं हो रहा है। खैर यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर पता नहीं ये क्या हो गया है, ये डिलीट नहीं हुआ, अच्छा हाँ हो गया। यहाँ पे देखो ये जो है आपका माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, ये इसके बारे में, ये सबसे पहले तो देखो ये होता क्या है, ये शॉर्ट, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट। अब एग्जामिनर इसको लॉन्ग कर सकता है या लार्ज कर सकता है, तो यह ध्यान रखना ये शॉर्ट होता है। और इसके जो ये पेड़ बनते हैं, ठीक है, जिसको आप डीएनए सीक्वेंस बोलते हो, डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, तो ये डीएनए सीक्वेंस इसके 1 से लेके 6 बेस पेयर में, 1 से लेके 6 बेस पेयर्स में बनते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ये कभी आ जाए यहाँ पे 10 दे दे 20 दे दे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 1 से लेके 6 बेस पेयर में बनते हैं, ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट होता है, तो ये भी ध्यान रखना कि इसका डीएनए सीक्वेंस कैसा होता है, इसका डीएनए सीक्वेंस 1 से लेके 6 बेस पेयर के बीच बनता है, और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये छोटा होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इस वाले स्लाइड में पता नहीं कि कहाँ तक क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 73 तक लगा हुआ है शायद, हाँ, तो इन सबको अभी ख़त्म ही करते हैं, उसके बाद एक लेक्चर और आएगा तो ये पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा 2023। अब देखो यहाँ से इकोनॉमी शुरू है, तो इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे अभी। देखो ये क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया। अब यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, MSMED के बारे में बोल रहा है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में पढ़ोगे तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास, ठीक है, अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए के बीच है वो मध्यम। अब देखो मैंने पहले क्या बताया, जहाँ पे देखो किसी भी कथन में डाटा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो एग्जामिनर को वो गलत करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है ये 15 करोड़ की जगह 20 करोड़ हो, या 14 करोड़ ही हो, 14.5 हो, या फिर 13 करोड़ हो, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट कितना दे रखा है, 15 करोड़। मुझे नहीं याद है, जिसको भी अभी देखो इस वाले क्वेश्चन को तो करना है ही, मान लो कि आप बैठे हो एग्जाम में और आपको याद ही नहीं है ये 15 करोड़ है या 25 करोड़ है, तो यहाँ पे आपका दिमाग क्या होनी चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए, कान खरगोश की तरह, यहाँ पे डाटा है गलत हो सकता है। और यहाँ जो ये बोल रहा है कि ये एक्ट आया है 2006 के अनुसार, तो ये भी हो सकता है 2009 के अनुसार आया होगा, 2005 के अनुसार आया होगा, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम डाउट कर सकते हैं। डाउट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक तो ये 15 करोड़ पे, 25 करोड़ पे, और ये 2006 के अनुसार जो है यहाँ पे हम 3 जगह पे इसमें डाउट कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आहर है। देखो इसका मतलब आहर, आहर मतलब होता है एलिजिबल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इंग्लिश में ये दिया नहीं है, इंग्लिश इसका होता है एलिजिबल, ये मुझे पता है। ये बोलता है ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द, ठीक है। पर एक बात बताओ, आप लोग एक ये जो सेक्टर दे रहा है प्रायोरिटी सेक्टर, इसके बारे में आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे इकोनॉमी में, तो आपको पता होगा ये प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, ठीक है। हालांकि जिसको नहीं पता है, अभी मैं इस पूरे कथन में तो बताऊंगा ही। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में ये पहला कथन आपका है गलत। क्यों है गलत अभी वो भी बता रहा हूँ, हालांकि आप ऐसे भी डाउट कर सकते थे इसमें, अभी जो बताया, ठीक है। ये कथन है गलत और आपका ये कथन है राइट। टू वाला जो राइट है, यहाँ जो बोल रहा है ना ये राइट है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली टू इज द राइट आंसर। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से यहाँ पे लिख ही देता हूँ, और ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, तो आप लोग आराम से इसको डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे मैं माइक्रो लिख दूँ, माइक्रो इधर स्मॉल, ठीक है, इधर मीडियम लिख देता हूँ, मीडियम, ठीक है। अब यहाँ से ना होता क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर भी देखा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और इसका टर्नओवर, अगर ये माइक्रो में, ठीक है, तो इसका कितना होनी चाहिए, लेस 1 करोड़, और इसका टर्नओवर देन 5 CR, ठीक है। स्मॉल में देखोगे तो स्मॉल में इसका है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़, और यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा आपका 50 CR के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो इसका इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ से, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इसका, सॉरी टर्नओवर है 100 CR। तो अब यहाँ पे ऑप्शन को पकड़ के देखो कहाँ पे है, ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे पढ़ो, ये बोल रहा है कहाँ गया, मीडियम के लिए, मीडियम इंटरप्राइज के लिए बोल रहा है विद द इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 to 25 करोड़, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, और ये है आपका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये बोला ए डिजिटल करेंसी कैन बी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट विथ ए कंडीशन, ठीक। और ये बीच बीच में ना आज हरियाली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होंगे आप लोग, आई नो डैट, मैं क्या करूँ, खांसी हो जाती है। तो यहाँ पे पढ़ो, ये बोल रहा है कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे इनके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित नहीं की जाती है, की जा सकती है। देखो ऐसा वाला ना जब भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है यार, उसको इंग्लिश में डील क्या करो, बिकॉज ऑफ दैट कि हिंदी में ना समझोगे ही नहीं क्या बोल रहा है इकोनॉमी में। और ये बोल रहा है प्रोग्राम हो रखा है, ठीक है, सच ए टाइम फ्रेम, और ये स्पेंडिंग के बारे में बात कर रहा है। तो देखो इस वाले कथन में ना जैसे आपने पढ़ा, ठीक है, जैसे पढ़ा, तो यहाँ पे क्या क्या आपको मिला, एक तो पहला नंबर कि इट कैन बी, इट, ये कैन बी के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ोगे पहला ऑप्शन तो इट इज पॉसिबल, ये कितना कितना जनरल स्टेटमेंट दे रहा है ना, इट इज पॉसिबल, यह संभव, क्या है ये करना संभव है, संभव है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मतलब एकदम एक्सट्रीम बात है, ऐसा होनी ही चाहिए, मेरा वचन ही मेरा साथ है, कटप्पा वाला और ये बाहुबली वाला सीन नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है ऐसा करना ना संभव है, ठीक है, ऐसा करना क्या है संभव। तो यहाँ पे ना जैसे ही पढ़ोगे इस वाले कथन को, ठीक है, इस वाले कथन को पढ़ोगे US डॉलर या फिर या बोल रहा है SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। तो एक बात बताओ, ये जो स्विफ्ट के बारे में बोल रहा है और US डॉलर के बारे में बोल रहा है कि इसके विदाउट भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, तो ये क्या है, राइट है। और अभी आपको पता होगा जो डिजिटल करेंसी पे अभी इंडिया भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, अभी फुल्ली तरह से इसको लागू नहीं किया गया है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डॉलर और स्विफ्ट का कोई सिस्टम है ही नहीं, तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते थे। अब देखो इस वाले कथन को पढ़ो, ये बोल रहा है कोई डिजिटल मुद्रा के अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे इनके व्यय समय ढांचे
के साथ वितरित की जा सकती है। ठीक है, कोई ऐसा डिजिटल मुद्रा बनाएगा, ठीक है, जिसमें कि ये कैन भी हो सकता है, क्या यहाँ ये कैन भी क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं उसको कि कौन से टाइम पे कहाँ खर्च हो रहा है, इसका ढांचा ऐसा तैयार किया जा सकता है। तो आने वाले टेक्नोलॉजी का क्या होता है, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आने वाले करेंसी ऐसे हो सकते हैं कि वो पता लगा ले, तो इसको ऐसे आप अप्रोच कर सकते थे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों कथन क्या है, राइट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 में क्या बोल रहे हैं। अब देखो ऐसा वाला क्वेश्चन ना, जब भी ऐसा इकोनॉमी में आ जाए और ना पता हो इसकी मतलब इसका टर्म क्या है, ये जो टर्म बीटा दे रखा है, ये कॉन्टेक्स्ट के बारे में बोल रहा है, फाइनेंशियल टर्म बीटा रेफर टू। अब ये बीटा किसको रेफर कर रहा है, जिसको नहीं पता है, तो ऐसा क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करो, स्किप क्या करो। ठीक है, इसके पीछे अपना भेजा खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, अब यहाँ पे पढ़ो इसके ऑप्शन। ये बोल रहा है न्यूमरिक वैल्यू है, ये न्यूमरिक वैल्यू है क्या चीज़, ये मेजर्स करता है क्या, क्या मेजर करता है कि फ्लैक्चुएशन कितने हो रहे हैं स्टॉक चेंज में, ठीक, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। तो ये क्या है, राइट है। बीटा का वैल्यू यही है, बीटा का मतलब यही है कि एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तन के प्रति स्टॉक के विचलनों को मापता है। ये क्या है, राइट है। और बाकी ये जितने भी ये गलत है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ किसी परिसंपत्ति खरीदने बेचने, ये गलत है। फिर ये बोल रहा है किसी पोर्टफोलियो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ये भी गलत है। पोर्टफोलियो मैनेजर बैलेंस, तो ये भी गलत है। और ये बोल रहा है टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, दैट दैट इज वेयर परफेक्ट है, तो ये क्या है, ये भी गलत है। बाकी इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर डी है। और बीटा का, बीटा इसको स्टॉक मार्केट। अब देखो एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है कि बीटा जो है, बीटा हालांकि ये स्टॉक मार्केट से संबंधित तो है ही, अगर ये यूपीएससी में आ गया तो मे बी सीडीएस में या सीएपीएफ में अब इसको उठा के डाल सकता है। तो जो बच्चे पीवाईक्यू करते हैं उसको पता होता है कि कैसे पीवाईक्यू से घूमता है क्वेश्चन। तो आज की क्वेश्चन और आज की पूरी क्लास यहीं तक रखते हैं। और जिसको भी ये क्लास चाहिए, ये ग्रुप में ये नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो, इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो पीडीएफ के लिए। बाकी जिसको पढ़ाई ऐसे करना है तो ऐसे करो। मिलते हैं आप लोग से नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।